आज का हमारा पाठ है समास। तो सबसे पहले हम समास शब्द की परिभाषा बनाएंगे, उसका अर्थ क्या होता है वो देखेंगे। तो कौन बता सकता है कि समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं? हाँ मानसी? नहीं? हाँ, दो शब्दों को जोड़ना अर्थात समास नहीं है। बैठ जाए, ठीक है। तो दो शब्दों का मेल या मिलाप संधि कहलाता है। संधि और समास में अंतर है, यह जानना जरूरी है, ठीक है। अब समास क्या होता है, इसके लिए दो शब्दों को जानना आपके लिए जरूरी है। समास की परिभाषा मैं आपको बताता हूं कि दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है। हाँ, अब इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण है, संक्षिप्त और प्रक्रिया। ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। तो संक्षिप्त अर्थात शॉर्ट करना, और प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। तो दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की अर्थात शॉर्ट करने की प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस को समास कहते हैं। तो शब्दों को बदलना नहीं है, वही शब्द लेना है, उन्हीं शब्दों को लेना है और उन्हें संक्षिप्त शॉर्ट करना है। तो तब यह समास, यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अब इस तरह से समास की परिभाषा से ज्ञात हो गया कि दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। और संधि अर्थात दो शब्दों के मेल को, सिर्फ दो शब्द आपस में मिल जाते हैं तो संधि हो जाती है। तो दोनों में यह अंतर है, ठीक है। अब देखते हैं अगला एक शब्द आता है आपके लिए, समस्त पद। समस्त पद, समस्त पद अर्थात समास की प्रक्रिया से बनने वाला नया शब्द। जब दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त किया जाता है तो एक नया शब्द बनता है। तो उस बनने वाले नए शब्द को समस्त पद कहते हैं, ठीक है। समास, समास की परिभाषा, उसके बाद में समस्त पद कि जो बनने वाला नया शब्द होता है, निर्माण होने वाला, उसे हम समस्त पद कहते हैं। इसके बाद में आता है समास विग्रह। समास विग्रह, तो समास विग्रह अर्थात जो समस्त पद नया शब्द बनता है उसको पूर्ववत पहले जैसी स्थिति में लाना अर्थात समास विग्रह कहलाता है। जैसे वर्ण, वर्ण में वर्ण विच्छेद, संधि करना, संधि विच्छेद करना। तो इसी तरह से समास करना, समास की प्रक्रिया पूर्ण करना और फिर समास विच्छेद करना। तो पहले जैसे एक उदाहरण देता ही हूं मैं, जैसे विद्या, हाँ, विद्यालय, विद्यालय का क्या बनेगा? विद्या के लिए आलय, सही है ना? हाँ, तो विद्या का आलय नहीं है, इतना याद रखिए। कुछ छात्र कहते हैं कि विद्या का आलय अर्थात ये संबंध कारक बनता है, तो ये अधिकरण कारक है विद्या के लिए, हाँ, के लिए अधिकरण संप्रदान कारक विद्या के लिए, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण, विद्या का आलय मतलब विद्या नाम की लड़की है उसका आलय, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए एक बार शिक्षक ने पूछा था कि आप स्कूल में क्यों आते हो? तो उन्होंने कहा सर हम विद्या के लिए आते हैं। तो कल क्यों नहीं आए? सर कल विद्या नहीं आई थी। तो इस तरह से विद्या का आलय नहीं है हमारा, विद्या के लिए आलय है, ठीक है। तो विद्या का आलय नहीं बल्कि विद्या के लिए आलय है। तो इस तरह से आप बात को याद रखिए। तो विद्यालय पूछा जाएगा तो विद्या का आलय नहीं लिखना है। मैं अंक की कटौती करूंगा तो ये मत कहिएगा कि सर विद्या का आलय सही है, विद्या के लिए आलय। तो हम विद्या प्राप्त करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से विद्यालय का विद्या के लिए आलय, इस तरह से उसे पहले जैसे पूर्ववत स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। अब ये सब मालूम हो गया आपको कि समास क्या है, उसे संक्षिप्त कैसे किया जाता है, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या होता है। अब देखेंगे हम समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद है। समास के कुल मिलाकर 6 भेद है, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है, 6। हाँ, अब एक एक करके हम भेदों को देखेंगे, उसके नाम
और उसकी विशेषताओं से कैसे पहचानना है, एक समास को पहचानने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप उस समास को आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। इस तरह से चाहे वो क्रम आगे पीछे क्यों न हो जाए, लेकिन वो समास को आप आजीवन याद रखेंगे पूरी तरह से, कि ये कौन सा टाइप है, इसे कौन सा भेद कहा जाएगा। तो वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले मैं समास के 6 भेदों के नाम लिखता हूँ, उनकी विशेषताओं को लिखता हूं और फिर उनकी विशेषताओं के आधार पर उसे कैसे पहचानना है यह हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला भेद है अव्ययीभाव समास। दूसरा भेद है तत्ता नहीं रे बाबा, तत्ता नहीं करना है, तत्तर होकर के बैठना पड़ेगा। तत्पुरुष समास, दीर्घ समास नहीं होते, दीर्घ संधि होती है, लेकिन मैं क्रम थोड़ा आगे पीछे करता हूं याद रखने के लिए। द्वंद्व समास, मैं मेरे हिसाब से क्रम बता रहा हूँ याद रखने की दृष्टि से। इसके बाद में है बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब एक एक करके हम इसके हर एक भेद को कैसे पहचानना है, उसकी विशेषता क्या होती है, यह हम देखेंगे, ठीक है। दूसरे विषय का लिख रहे हो तो बंद कर दो बाबा, बंद कर दो। सबसे पहले देखेंगे अव्ययीभाव समास। तो अव्यय मालूम है आपको, जिनके लिए दूसरा शब्द है अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों में विकार नहीं आता अर्थात बदलाव नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है। लिंग वचन कारक के अनुसार उनमें बदलाव नहीं आता है। जैसे और या फिर लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए। तो ये जो शब्द है, या भी, ही, ये जो शब्द है काकी के, तो इनमें बदलाव नहीं आता है। जैसे कि क्रियाओं में बदलाव आता है, संज्ञाओं में भी बदलाव आता है, तो इस तरह से विशेषणों में भी बदलाव आता है, लेकिन इन अव्ययों में बदलाव नहीं आता। अविकारी शब्दों के अंतर्गत समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, बाद में ये क्रिया विशेषण अव्यय, बाद में निपात, विस्मयादि सूचक अव्यय, तो इन आदि अव्यय आ जाते हैं। विस्मयादि सूचक अव्यय, निपात मतलब किसी एक शब्द पर, ये नया भेद है अविकारी शब्दों का, मतलब किसी शब्द पर अधिक बल देना। जैसे कि मैं ही तुम्हें यह समझा सकता हूं, मैं ही, तुम भी यह कर सकते हो, भी। तो ये ऐसे नए शब्द है कि जिन किसी एक शब्द पर अधिक बल दिया जाता है, ज्यादा फोर्स किया जाता है। कि कोई कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही आपको यह समझा सकता हूं, तो ही पर बल दिया जाता है। तो इस तरह से ही, भी, तो इन शब्दों पर बल देना, तो ये निपात, ये भी अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, तो इनको अव्यय कहा जाता है। तो अव्यय अर्थात लिंग वचन या कारक के अनुसार जिनमें बदलाव नहीं आता, तो उन्हें हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। अब अव्यय भाव को समास को कैसे पहचानना है, इसकी ट्रिक है। इसके लिए दो बातें हैं। पहली बात है पहला पद, पहला पद प्रधान। पद अर्थात शब्द, पद अर्थात शब्द। जब शब्द वाक्य में प्रयोग में लाया जाता है तो उसे पद कहते हैं। वो शब्द न रहकर फिर वो पद बन जाता है। जैसे कुत्ता, सेपरेट वर्ड है, डिक्शनरी में भी लाया जाता है, तो ये श्वान, कुत्ता, ये शब्द है। लेकिन जब इसे वाक्य में प्रयोग में लाया जाता है, कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पर हर एक शब्द अपने आप व्याकरण की इकाई में आने के कारण तो वो अपने आप पद बन जाता है। तो
वाक्य में आ गया तो पद बन गया। तो यहाँ पर कुत्ता भी पद है, भौंकना भी पद है, रहा है भी पद है। तो क्रियापद, संज्ञापद, तो इस तरह से उनको पद कहा जाता है। वो व्याकरण की किसी न किसी इकाई का, यूनिट का वो काम करता है। ठीक है, तो पहला पद प्रधान होता है और दूसरी विशेषता है दोनों पद अव्यय, दोनों पद अव्यय का काम करते हैं। तो दोनों पद मिलकर अव्यय का काम करते हैं, अर्थात उनमें लिंग वचन कारक के अनुसार बदलाव नहीं आता है। तो उनमें कोई भी किसी भी तरह से बदलाव नहीं आता है। उदाहरण देता हूं, उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं। उदाहरण है प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन। अब यहां पर दो पद है अलग अलग, प्रति और दिन। दिन का मतलब है डे, दिवस। ठीक है, और प्रति का मतलब है हर, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी। ठीक है, ईच एंड एवरी मतलब हर दिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिवस, हर दिन। तो इस तरह से यहाँ पर आप दिन महत्वपूर्ण है कि वो सोमवार है या मंगलवार है या बुधवार है, गुरुवार है, दिन महत्वपूर्ण है या सभी दिन महत्वपूर्ण है? कौन सा? तो प्रति शब्द महत्वपूर्ण है या दिन शब्द महत्वपूर्ण है? प्रति शब्द पर अधिक बल दिया जा रहा है, तो इसीलिए प्रति शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिन कौन सा भी रहने दो, हर दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हर शब्द, प्रति शब्द यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से पहला पद प्रधान होता है। और फिर दोनों पद मिलकर प्रतिदिन, प्रतिदिना, प्रतिदिनों, प्रतिदिनी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इनमें चाहे लिंग बदलो, मैं प्रतिदिन, लड़का कह रहा है तो मैं प्रतिदिन काम करता हूँ, लड़की कह रही है तो मैं प्रतिदिन काम करती हूँ, और सभी मिलकर कह रहे तो हम प्रतिदिन काम करते हैं। प्रतिदिन में बदलाव आता है क्या? जैसे क्रियाओं में बदलाव आता है, राम घर गया, रमा घर गई, लड़के घर गए, गया, गई, गए। लेकिन प्रतिदिन में बदलाव आएगा नहीं, वो अव्यय का काम करेगा, पूरा पद मिलकर अव्यय का काम करेगा। ठीक है, दूसरा एक उदाहरण देता हूं मैं। यथामति, यथामति, यथाशक्ति, यथाविधि, ऐसे बहुत सारे यथा वाले शब्द है। तो यथा यह पहला पद है और मति यह दूसरा पद है। मति मतलब बुद्धि, मति मतलब बुद्धि, और यथा मतलब के अनुसार, के अनुसार। अब यहां पर बुद्धि, बुद्धि कितनी है ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस यथामति आपकी जैसी बुद्धि है उसके अनुसार आप काम करो। तो बुद्धि कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी बुद्धि कितनी है। हाँ, तो बुद्धि के अनुसार चलना, यथामति। आप यथामति काम कीजिए, मतलब आपकी बुद्धि जैसी चलती है वैसा काम कीजिए। तो इस तरह से मतलब के अनुसार, बुद्धि के अनुसार। तो ये के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस शब्द पर, यथा शब्द पर, यथा विधि, विधि के अनुसार चलना है। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार काम कीजिए। तो शक्ति कितने भी रहने दीजिए, चींटी की शक्ति अलग है, हाथी की शक्ति अलग है, तो शक्ति कैसे भी रहने दीजिए, बस यथाशक्ति मतलब जितनी शक्ति है उसके अनुसार आप काम कीजिए। तो शक्ति के अनुसार यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो यथा शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो या फिर दूसरा भी उदाहरण, आमरण, आमरण एक ही शब्द है, आमरण। ये मरण और आ का अर्थ है पर्यंत या तप, पर्यंत या तप। तो मरण इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये मरण, मरण तो एक दिन आने ही वाला है, आज नहीं तो कल मरण आने ही वाला है, मृत्यु होने ही वाली है। लेकिन आमरण, जब तक मरण नहीं आता तब तक मैं आजीवन, आमरण मैं आपकी सेवा करूंगा, आमरण मैं देश की भक्ति करूंगा, आमरण मैं जो है अनशन करूंगा। तो इस तरह से मतलब ट्राई करते हैं ना, हम खाना नहीं खाते मरने तक, जैसे महात्मा गांधी जी हमारे किया करते थे। हाँ, 30-30 दिनों तक उपवास किया करते थे वो। आज हम एक दिन भूखा नहीं रह पाते। हाँ, एक दिन भूखे रहेंगे तो मम्मी पापा को डांटते हैं, हाँ, गुस्सा करते हैं। तो इस तरह से आमरण मतलब मरण आने तक। तो ये तक या पर्यंत, ये आ शब्द महत्वपूर्ण है। और ज्यादातर ये पहले पद उपसर्ग ही हुआ करते हैं, उपसर्ग, अव्यय उपसर्ग का ही काम करते हैं। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय, तो ये उपसर्ग ही हुआ करते हैं। तो इस तरह से ये आ महत्वपूर्ण है, मरण महत्वपूर्ण है, बल्कि मरण आने तक, ये तक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला पद महत्वपूर्ण है,
अब हम बढ़ते हैं आगे के भेद की ओर। तो ये दो बातों को याद रखना है। आमरण में भी बदलाव नहीं आएगा, आमरना, आमरनी, आमरनो ऐसा नहीं आएगा। अब दूसरा उदाहरण, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। अब इसे पहचानने के लिए देखो, पहली बात है दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, और दूसरी बात है कारक चिन्हों का लोप। बस कारक चिन्ह याद रखिए। तो पहली बात है दूसरा पद प्रधान। अब दूसरा पद प्रधान होता है, महत्वपूर्ण होता है, और दूसरी बात है कारक चिन्ह। आपको कारक तो मालूम है, कारक के 8 भेद है, कर्ता कारक से लेकर संबोधन कारक तक। तो 8 भेदों में से 6 भेद महत्वपूर्ण है समास के लिए, संक्षिप्त करने के लिए, क्योंकि कर्ता कारक का संक्षिप्त नहीं करते हैं। राम ने खाना खाया, राम ने को संक्षिप्त कर सकते हैं क्या? नहीं। उसी तरह से संबोधन कारक हे, अरे, अब, तो इन शब्दों को भी संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक इनको संक्षिप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाकी के जो भी है कर्म कारक, अधिकरण कारक, बाद में संप्रदान कारक, जो भी भेद है उनको हम संक्षिप्त कर सकते हैं, तो उनका लोप कर सकते हैं। लोप करना मतलब नष्ट करना, गायब करना, ठीक है। लोप होना मतलब गायब होना, नष्ट होना। तो कारक चिन्ह जब समास की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो कारक चिन्ह गायब होते हैं, नष्ट होते हैं। तो उदाहरण के साथ हम इसे समझेंगे। उदाहरण के लिए पवन पुत्र, यहां पर भी 2 पद है, ठीक है, पवन और पुत्र। अब पवन पुत्र शब्द में पवन महत्वपूर्ण है या पुत्र? क्योंकि पवन पुत्र कहने के बाद हमारे सामने कौन दिखाई देता है? हनुमान, या हवा दिखाई देती है? पवन मतलब हवा नहीं ना। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा पद महत्वपूर्ण है, पुत्र महत्वपूर्ण है। वो पुत्र किसका है बाद में देखेंगे, पवन का है, किसी राजा का है, या किसी भिखारी का है, या किसका है, वो बाद में देखेंगे। हाँ, यहाँ पर पवन का है। जैसे राजपुत्र, किसका पुत्र है? वो राजा का पुत्र, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र। तो वो, हाँ, तो वो पुत्र किसका है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से पवन पुत्र शब्द में पवन महत्वपूर्ण है। और एक उदाहरण देता हूं, थोड़ा सा अलग हटकर उदाहरण देता हूं। तुलसी कृत, ठीक है, हाँ, तुलसी कृत। अब यहां पर भी आप देखो, तुलसी कृत, यहां पर 2 पद है। अब यहां पर तुलसीदास कृत के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत, मतलब मान लीजिए मेरे पास एक पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक है और इसे मैं कहूंगा कि ये तुलसी कृत है, मतलब ये तुलसीदास ने लिखी हुई है। तो अब यहाँ पर आप मुझे ये बता दीजिए कि वो तुलसीदास महत्वपूर्ण है या यह पुस्तक महत्वपूर्ण है? मतलब उन्होंने जो लिखा हुआ है वो महत्वपूर्ण है। वो तुलसी ने लिखा हुआ है, सूरदास ने लिखा हुआ है, बिहारी ने लिखा हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे। मतलब तुलसी कृत मतलब उन्होंने जो रचना बनाई किसी ने भी, वो रचना, वो पुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तो उन्होंने जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। वो किसने लिखा है ये हम बाद में देख सकते हैं कि तुलसीदास ने लिखा है या किसी ने लिखा है। तो और एक उदाहरण देता हूं, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यहां पर भी 2 शब्द है, विद्या और आलय। तो विद्या के लिए आलय। अब विद्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है विद्या प्राप्त करने की जगह। आपको लगता होगा कि यहाँ पर विद्या महत्वपूर्ण है, लेकिन वो विद्या प्राप्त करने की जगह महत्वपूर्ण है, ताकि वो जगह में सभी लोग आकर बैठते हैं और वहां पर विद्या प्राप्त करते हैं। उसी तरह से देवालय, अनाथालय, तो मतलब वो जगह का महत्व अधिक रहता है कि पहले वो जगह तैयार की जाती है। वो जगह किसके लिए है ये बाद में देखते हैं कि यहाँ पर एक जगह कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग तैयार हो गई, अपनी एक जगह बन गई, तो यहाँ पर विद्या लेनी है या देवालय बनाना है या अनाथालय बनाना है, वो हम बात, मतलब ये आलय, मतलब ये जगह सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है।
तो ये आलय महत्वपूर्ण है, वो जगह वो स्थान महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से विद्या के लिए आलय में आलय महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दूसरा पद महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब दो वेदों में किसी को संदेह है? अब आगे देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व अर्थात लड़ाई, द्वंद्व अर्थात लड़ाई, युद्ध। अब आपने ये देखा होगा कि युद्ध समान ताकत वाले लोगों में ही युद्ध हुआ करता है। या अभी ऐसा कभी देखा है आपने, एक तरफ से हाथी आ गया और एक तरफ से खरगोश आ गया और दोनों में घमासान लड़ाई हो गई, इतना इतना द्वंद्व चला, उन दोनों कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर खरगोश ने एक हाथी को लात मारी, उधर हाथी ने इसको सूंड मारी। ऐसा हुआ है कभी? नहीं। तो मतलब द्वंद्व यदि होता है तो समान ताकत वाले लोगों में, राजा महाराजाओं में, या अपने घर में भाई बहन में, या मम्मी पापा में, द्वंद्व समान ताकत वाले हैं। तो इसलिए उनमें ही हुआ करता है। तो यहाँ पर दो समान ताकत वाले लोग जब आते हैं तभी द्वंद्व होता है, तो युद्ध या लड़ाई। तो इसीलिए द्वंद्व को समझ लीजिए। द्वंद्व का पहली विशेषता है दोनों पद प्रधान। प्रधान मतलब इंपॉर्टेंट, मेन। दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं। और दूसरी विशेषता है उसमें और नहीं तो या शब्द का प्रयोग होता है। या अर्थात और, एंड या फिर और से वो शब्द, दो शब्दों को, दो पदों को जोड़ा जाता है। उदाहरण देता हूं, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ठीक है। लंबा चौड़ा, लंबा और चौड़ा, लंबा या चौड़ा। कभी कभी इन दोनों शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है विकल्प के रूप में, या कभी कभी दोनों में से एक लिया जाता है। तो इस तरह से मतलब दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई महत्वपूर्ण है या बहन, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, राजा रानी। तो इस तरह से कौन महत्वपूर्ण है ये हम कह नहीं सकते। तो दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में द्वंद्व समास होता है कि दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। तो उदाहरण आपके सामने दिए हैं मैंने, इससे यहाँ तक किसी को संदेह है? अब अगला भेद देखते हैं, बहुव्रीहि समास। दोनों प्रधान न होकर तीसरा, दोनों प्रधान न होकर तीसरा महत्वपूर्ण होता है या प्रधान होता है, ठीक है। तीसरा प्रधान होता है इसमें। तो देख, दोनों पद न आकर कोई तीसरे का नाम जब आता है, कोई तीसरा जब महत्वपूर्ण होता है, तब होता है बहुव्रीहि समास। उदाहरण देता हूं मैं आपको, नीलकंठ। नीलकंठ कहने के बाद सीधा सीधा दो पद आएंगे इसमें से, नीला और कंठ, मतलब ब्लू, और कंठ मतलब गला, नीला गला, ठीक है। नीला गला, ये दो पद महत्वपूर्ण न होकर कोई तीसरा अर्थ हम जब देने वाले हैं, तब कौन सा समास आएगा? बहुव्रीहि समास। तो नीलकंठ किसका किसका है? एक तो भगवान शिव जी का, महादेव का है, नहीं तो दूसरा एक मोर का भी है। तो जब दोनों में से कोई अर्थ हम लेते हैं, नीला है कंठ जिसका, वह अर्थात मोर या फिर महादेव, शंकर। तो ये जब हम तीसरा नाम लाते हैं, दोनों महत्वपूर्ण न होकर जब हम तीसरा नाम लाते हैं, तब होता है बहुव्रीहि समास, मतलब तीसरा पद महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और एक उदाहरण देता हूं, लंबोदर, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण। लंबोदर, लंबोदर लंबा मतलब ऐसा लंबा बड़ा, और उदर मतलब पेट, तो जिसका पेट ऐसा बड़ा है तो उसे लंबोदर कहते हैं, ठीक है। और वो कौन है? अपने गणेश जी। लड्डू खा खाकर उनका पेट ऐसा मोटा हुआ है, मोदक लड्डू, उनको मीठा खाना उनको ज्यादा पसंद है, और जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं वो मोटे, पेट भी मोटा हो जाता है। तो इस तरह से, तो इसीलिए वो लंबोदर हो जाता है। तो लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर जिसका, वह अर्थात गणेश जी। तो इस तरह से जब तीसरा नाम आता है तब होता है बहुव्रीहि समास। और एक उदाहरण लेते हैं, दशानन। दशानन, दश और आनंद, दश है आनंद जिसके, वह अर्थात रावण। तो जब तीसरा नाम आता है तब कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे
बहुत सारे शब्द है कि जिसमें हम तीसरा नाम लाते हैं, जैसे कि आपने चक्रधर कहा, चक्रपाणी, चक्रधर, पीताम्बर। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे शब्द है। चक्रपाणी, यहाँ पर पानी न बान का है और पहली इकाई है, और पानी का अर्थ है हाथ। पानी का अर्थ पीने का पानी नहीं है, पानी का अर्थ संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ है कर या हाथ। तो जिसके हाथ में चक्र है वह अर्थात विष्णु, तो वो भी तीसरा अर्थ आ जाता है। हाँ नहीं, हाँ। तो इस तरह से तीसरा अर्थ देने वाले, तीसरा पद महत्वपूर्ण होने वाले बहुव्रीहि में आते हैं। अब आगे का देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की भी दो विशेषताएं हैं। पहला पद संख्यावाचक होता है, और दूसरा पद समूह का बोध, दूसरा पद समूह का बोध कराता है। हाँ ठीक है, तो इसकी दो विशेषताएं हैं द्विगु समास की कि पहला पद, ये दो विशेषताओं को याद रखना ही है, तभी ये द्विगु समास है कि पहला पद संख्या का बोध करता है और दूसरा पद समूहों का बोध, ग्रुप समूह का बोध करता है। उदाहरण के लिए देखिए, चौरास्ता, चौ मतलब चार और रास्ता मतलब राह, चार रास्तों का समूह चौरास्ता। चौकोन, चार कोनों का समूह चौकोन। षटकोण, छह कोनों का समूह षटकोणों का समूह। हाँ, जैसे अंग्रेजी में आप हेक्सागोन, पेंटागोन, 5 कोनों का समूह। हाँ, बाद में त्रिदेव, 3 देवों का समूह। बाद में दशानन, 10 आनंद का समूह। हमें क्या करना है? समूह का बोध करना है, ग्रुप का बोध करना है, तो 10 आनंद का समूह। हाँ, नवरात्रियों का समूह। सप्ताह, सात आहों का समूह, अर्थात दिन, आह मतलब दिन, सप्त आह। तो इस तरह से सप्ताह। बाद में त्रिमासिक, 3 मासिकों का नहीं, इसमें नहीं, त्रिमासिक नहीं आएगा। हाँ, 3 महीने में एक बार निकलने वाला आता है, त्रैमासिक। हाँ, त्रिदेव, 3 देवों का समूह। ठीक है, त्रिदेवी, 3 देवियों का समूह। तो इस तरह से पहला पद संख्या का बोध करता है। बस संख्या याद रखिए, समूह होने के लिए कम से कम 2 तो लगते हैं। हाँ, तो इसलिए एक दंताय कहा तो वो एक दांतों का समूह नहीं होगा। हाँ, तो इस तरह से एक दंताय, सॉरी आ गए ना, एक भी आ गया, वो समूह नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हाँ, तो इस तरह से वो समूह जब बन पाता है तभी वो द्विगु समास है। हाँ, और जब इसी में से तीसरा अर्थ निकालते हैं तो कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि। जब इसी में से हम तीसरा अर्थ दे रहे हैं तो बहुव्रीहि समास, नहीं तो फिर एज इट इज वो हम अर्थ दे रहे हैं तो द्विगु समास। संख्या और संख्या का समूह बता रहे हैं, जैसे कि 10 आनन, आनन मतलब मुंह, सिर, तो 10 आनन का समूह अर्थात द्विगु समास। और 10 आनन है जिसके वह अर्थात रावण। जब तीसरा नाम लेंगे तो बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुत ही इजी है ये, बहुत ही सरल है। अब आगे का देखते हैं कर्मधारय समास। इसमें पहला पद होता है विशेषण, अब दूसरा पद होता है विशेष्य, या फिर इसे उपमान या उपमेय। अब ये इनमें का अंतर बता देता हूं आपको। हाँ, विशेषण विशेष्य अर्थात देखो, सुंदर राम, यहाँ पर सुंदर विशेषण है, या गोरा राम, काला राम, लंबा राम, चौड़ा राम, दुबला राम, मोटा राम, हाँ, नालायक राम, बेवकूफ राम, होशियार राम, प्रतिभावान राम, मतलब ये सभी विशेषण है। ठीक है, राम के बारे में जानकारी देने वाले विशेषण है। ठीक है, और राम यहाँ पर विशेष्य है, जिसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है वो विशेष्य है। ठीक है, तो विशेषण विशेष्य संबंध होता है कर्मधारय समास में। लंबा, चौड़ा, दुबला, पतला, काला, गोरा, अच्छा, बुरा, जो भी विशेषण बताएंगे वो विशेषण, और यदि विशेष्य का संबंध होता है तो वो होता है कर्मधारय समास। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कैसा है कंठ? नीला है, कंठ नीला है, तो ये विशेषण का काम कर रहा है। यहाँ पर कोई तीसरा अर्थ नहीं दे रहे हैं। जब तीसरा अर्थ देंगे तो बहुव्रीहि में जाएगा, लेकिन हमें तीसरा अर्थ नहीं देना है तो कर्मधारय में आएगा।
क्योंकि नीलाकंठ। जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर, अंबर मतलब कपड़ा। अंबर के अर्थ भी दो है, अंबर का अर्थ है कपड़ा और अंबर का अर्थ है आकाश। तो अंबर, पीतांबर मतलब पीत है जो अंबर। तो आकाश तो पीला नहीं होता है, सुनहरा होता है लेकिन पीला नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब विशेषण विशेष्य संबंध। और उपमान उपमेय, अर्थात उपमान मतलब किसी को किसी की उपमा देना, हाँ, तुलना करना। जैसे कि मृग नयनी, मृग मतलब हिरण, हिरण की जैसे आंखों वाली। ठीक है, अब ये हिरण की उपमा दी है, क्या सेम क्या हिरण की जैसी आंखें है क्या? किसी को कहे देख, हाँ, क्या उल्लू की तरह देख रहा है, हाँ, मतलब उल्लू की तरह आंखें ऐसे करके देख रहा है। तो उल्लू की तरह मतलब क्या सेम उल्लू की तरह आंखें होती है क्या? नहीं, हम उसके जैसे कंपेयर करते हैं। हाँ, क्या गधे की तरह हंस रहा है, क्या हाथी की तरह चल रहा है, हाँ, क्या हिरनी की तरह चल रहे हैं। इस तरह से, तो इस तरह से मतलब हम तुलना करते हैं। हाँ, कोयल की तरह तुम्हारी आवाज है, हाँ, तो इस तरह से कौवे की तरह क्यों काव काव कर रहे हो। मतलब ये हम क्या करते हैं, उपमा देते हैं। हाँ, मतलब वो उसे हम उसकी तुलना किसी और से करते हैं। तो जिसके साथ कंपेयर करते हैं वो होता है उपमान, और कंपेयर होने वाला होता है उपमेय। तो आगे समझ में। तो इस तरह से मृग नयनी मतलब हिरण की जैसे नयन वाली, हाँ, तो हिरण की जैसे नयनों वाली, हिरण के समान, हिरण के समान, मृग रूपी नयन। हाँ, क्योंकि हमें अलग अर्थ भी नहीं लेने हैं, शब्द वही लेने हैं। तो मृग नयनी, मृग रूपी नयन, मृग के समान नयन, मृग के जैसे नयन। तो के रूपी समान के जैसे, मतलब शब्दों को बदलना नहीं है। यदि शब्दों को बदलेंगे तो अनेक शब्द बन जाएंगे, समाज बनेगा क्या? नहीं। तो शब्दों को भी बदलना नहीं है, उन्हीं शब्दों को लेना है। ठीक है, और उदाहरण देता हूं मैं। जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। हाँ, तो इस तरह से बाद में और उदाहरण देता हूं आपको। हाँ, लाल है जो मणि, लाल मणि। हाँ, चरण कमल, हाँ, चरण के समान कमल, हाँ, कमल के समान चरण, हाँ, कमल रूपी चरण, हाँ, लाल है जो मणि। तो इस तरह से ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हो गए ये 6 के 6 भेद। अब इसमें से अब देखो, कोई भी उदाहरण मैं आपको पूछता हूं तो उसका भेद कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, उदाहरण मैं आपको पूछता हूं, वन गमन, वन गमन, गमन मतलब जाना, गमन मतलब प्रस्थान करना, जाना। शब्द है वन गमन, तत्पुरुष समास। बिल्कुल सही। हाँ, वन गमन का अर्थ है वन में गमन, वन में गमन। हाँ, अधिकरण समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कारक तो मालूम है ना आपको? हाँ, कारक, कारक एक बार पढ़िए यदि मालूम नहीं है। गत वर्ष मैंने आपको पढ़ाया है कारक पाठ। जो छात्र नहीं थे वो एक बार देख लीजिए। तो इस तरह से वन में गमन। ठीक है, अर्थात वो स्थान बता रहा है कि कहाँ जा रहे हो, वन में गमन। तो वन में जाना, तो वन गमन। तो दूसरा पद, जाना महत्वपूर्ण है। वन में गए, जाएंगे या बगीचे में जाएंगे या कहाँ जाएंगे बाद में देखेंगे, बस जाना जरूरी है। एक बार निकले तो कहीं भी जाएंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम हो जहाँ हम वहां चले। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर रुकते हैं, समय की कमी के कारण।